Hello and welcome. I am Dr. Anil Joshi. Welcomes you to my series Learn Radiology with Dr. Anil Joshi. We have got multiple lectures. We have got multiple subjects covered in this lecture, and we have got different lecture from different specialties. The videos for radiologists are different. Videos for radiology residents are different. The videos for paramedical people like technicians, X-ray technicians are different, and also we have got different videos in local languages, in different languages for common people. आम आदमी के लिए जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में है. ये आज का वीडियो हिंदी में है, जिसका टॉपिक है मैमोग्राफी कैसी की जाती है. व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मैमोग्राफी. मैमोग्राफी के लिए कौन से इंडिकेशंस है, कभी करनी चाहिए, ये पूरा इस लेक्चर में नहीं है. ये लेक्चर सिर्फ आपको बोलेगा कि मैमोग्राफी मशीन कैसा रहता है, कैसे की जाती है, और उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस पेशेंट को दिए जाते हैं. अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो दूसरे वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं. हम एक बात जानते हैं कि किसी भी प्रकार का भय दुखों का कारण है. आपको ही तय करना है कि आपका वक्त कितना बहुमूल्य है. अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको लगता है कि कुछ स्तनों की जांच होनी चाहिए, तो आपको विशेषज्ञों को मिलनी चाहिए और उनकी सलाह से मैमोग्राफी करनी चाहिए. मैमोग्राफी दो तरीके की रहती है. एक को बोलते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और दूसरों को बोलते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी. ये दोनों के बारे में दूसरे वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया है. आज हम सिर्फ जानेंगे कि मैमोग्राफी कैसी की जाती है. इस वीडियो में हम जो आप बोल रहे हैं, व्याख्यान में जो बोल रहे हैं, वो हम हमारी यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं वही बोल रहे हैं. अलग अलग डॉक्टरों के ख्याल अलग अलग हो सकते हैं. अलग अलग इंस्टीट्यूट के तरीके इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग हो सकते हैं, मगर यहाँ हमने जो तरीके दिए हैं वो जो हम फॉलो करते हैं, ये दूसरे डॉक्टरों के विचार से भिन्न हो सकते हैं. अभी हम इस लेक्चर में मैमोग्राफी का मशीन कैसा है देखेंगे, मैमोग्राफी प्रोसीजर कैसी करती है देखेंगे, और उसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ न हो इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं वो भी आपको बोल देंगे. मैमोग्राफी में कोई भी दर्द का कुछ भी नहीं है. इसमें दो पैडल से ब्रेस्ट को कॉम्प्रेस करके चपटा बना देते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई छोटा भी लीजन है तो वो ठीक तरह से दिख पाए. नहीं तो बाजू के फैट की वजह से वो लीजन ठीक तरह से नहीं दिखता. तो पहला पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. और पहला जब मैमोग्राफी हम करते हैं तो पहला सवाल ये है कि रेडिएशन फील्ड है तो क्या आपको प्रेगनेंसी है. अगर प्रेगनेंसी है तो मैमोग्राफी नहीं हो सकती, क्योंकि मैमोग्राफी रेडिएशन पे चलती है, एक्सरे पे चलती है. तो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी इट शुड नॉट बी डन. तो कभी करनी 5वें से 10वें दिन पीरियड के बाद में. पेशेंट ने कॉस्मेटिक्स अवॉइड करनी चाहिए. पाउडर्स, क्रीम्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये अगर आर्मपिट में है या ब्रेस्ट पे है तो उससे आर्टिफैक्ट आते हैं, जिससे वो डिसीज जैसे लगते हैं और उसमें कुछ गफलत हो सकती है. उसके बाद कुछ इम्प्लांट अगर है तो बोलना चाहिए, क्योंकि इधर हम कॉम्प्रेशन देते हैं. इम्प्लांट को कॉम्प्रेशन नहीं चलता. तो अगर इम्प्लांट है तो पहला बोल देना. अगर टैटूज है तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आ सकते हैं. मगर जो हमारे पेशेंट्स हम ज़्यादातर देखते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत यानी कि बहुत कम रहती है. बहुत कम पेशेंट को इम्प्लांट रहते हैं, नहीं तो बहुत कम पेशेंट को ब्रेस्ट पे टैटूज रहते हैं. मगर अगर है तो ठीक तरह से पहले ही पूछना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि इसकी वजह से आर्टिफैक्ट आ सकते हैं. तो इसके बाद में पेशेंट को मैमोग्राफी रूम में लिया जाता है. मैमोग्राफी रूम में आपने लिया तो उनका काउंसलिंग चालू हो जाता है. काउंसलिंग का मतलब पेशेंट को मैमोग्राफी टेस्ट के बारे में बोला जाता है. पेशेंट का सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो दर्द का रहता है. तो उनको एश्योरेंस दिया जाता है दर्द नहीं होगा. उनको मशीन दिखाया जाता है. उनको बोला जाता है इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है. अगर कुछ भी निकला तो भी आपको ठीक करना है. और ज़्यादातर बार पॉसिबिलिटीज़ है, चांसेस है कि कुछ भी तकलीफ नहीं निकले,
तो आपके मन में जो हमेशा आता है कुछ तो है, डर है, अगर ये डर सही है या उसके पीछे कुछ नहीं देखने के लिए एक ही तरीका है, वो है मैमोग्राफी का। तो यहाँ हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है एक्सरे मैमोग्राफी के बारे में। सोनो मैमोग्राफी ये और एक तरीका है जिससे ये हो सकता है। अभी मैमोग्राफी के पोजीशन कौन से रहते हैं, इसमें 3 पोजीशन डिफरेंट एंगल से रहते हैं। पहले को बोलते हैं सीसी क्रैनियोकॉर्डल, दूसरा को बोलते हैं एमएल मीडियो लैटरल एंड थर्ड को बोलते हैं लैटरल ऑब्लिक। तो सीसी, एमएलओ एंड एलएम आर द three views. These are taken on the machine. In our center or wherever I work, we take all these 3. But sometimes in many places they take only 2 and for them it is possibly adequate. कई चीज़ें टेक्नोलॉजिस्ट को देखनी पड़ती है क्योंकि मैमोग्राफी ये लेडीज ही करते हैं। उस रूम में पेशेंट के अलावा कोई भी नहीं रहता, पेशेंट और टेक्नोलॉजिस्ट दो ही रहते हैं। तो कुछ फाइंडिंग्स टेक्नीशियन को नोट डाउन करनी पड़ती है जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। पहला है अगर कुछ टैटूज है, दूसरा है अगर कुछ स्किन लीजन्स है, और तीसरा है निपल रिट्रैक्शन है या नहीं, क्योंकि ये तीनों भी चीज़ें बाद में बहुत मुश्किल होता है मैमोग्राम पे देखने के लिए। तो एक टेक्नोलॉजिस्ट जो लेडीज रहती है जो ये करती है उसको एग्जामिनेशन कैसी करनी है मालूम होती है। वो पेशेंट एग्जामिनेशन करके उसके फाइंडिंग्स लिख के रखती है जिसका हमें रिपोर्टिंग के लिए बहुत फायदा होता है। मैमोग्राफी के व्यूज जो रहते हैं वो एक जैसे क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर एक ही पेशेंट का बार बार मैमोग्राफी हो गया तो भी कंपैरेटिव मिल जाता है। और दूसरा अगर पेशेंट दूसरे सेंटर में भी गया और उधर का और हमारा रिपोर्ट एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए एक जैसे ही ये 3 जो भी आपको बोले वैसे ही लेते हैं। तो पहला पेशेंट को हम दिखा देते हैं कि ये कैसा होता है, ये मशीन कैसा होता है। ये मशीन का पहला भी दिखा रहे हैं, वो उसको कोन बोलते हैं। कोन की वजह से रेडिएशन लोकलाइज हो जाता है स्तन के ऊपर। तो वो था कोन। अभी ये 2 पेडल्स है, एक जो पेडल है उस पेडल की वजह से मशीन का जो क्रेडल है, टेबल बोलो नहीं तो जिसके ऊपर मैमोग्राम करते हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है, और दूसरा जो है वो कॉम्प्रेशन का है। अभी जो दिखा जा रहा है वो है कॉम्प्रेशन का। कॉम्प्रेशन में कितना कॉम्प्रेशन आ रहा है ये मशीन पे दिखता है, ये पेशेंट को दिखाया जाता है। और ये भी बोला जाता है ये ज़्यादा नहीं बढ़ता क्योंकि मशीन अपने आप उसको कट कर देता है। तो एक जो कॉम्प्रेशन चाहिए वो आने के बाद मशीन पे डिस्प्ले होता है और ऑटोमेटिकली मशीन कॉम्प्रेशन करना बंद कर देता है। और जब एक्सपोज हो जाए, मैमोग्राम एक्सपोज हो जाए, तब ये ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है और ऊपर आ जाता है। अभी जो मैडम ने दिखाया अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये पेशेंट को सभी क्यों दिखाते हैं कि पेशेंट कोऑपरेट करे। अगर पेशेंट ने अच्छी तरह से कोऑपरेट किया तो मैमोग्राम जल्दी हो जाते हैं और उसमें मूवमेंट आर्टिफैक्ट नहीं आते। तीसरा ये भी हम बोलते हैं कि उसको ब्रीथ होल्ड करना चाहिए, सांस बंद करना चाहिए जब तक एक्सपोजर चालू है। ये सभी पहले ही बोला जाता है ताकि ये मैमोग्राम्स अच्छे आ जाए। अभी यहाँ हम अलग अलग व्यूज दिखा रहे हैं आपको। यहाँ हमने स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर दिया है जिसकी वजह से रियलिटी में ब्रेस्ट रहता है। तो देखिए अभी कैसे मैमोग्राम्स लिए जाते हैं। तो पेशेंट इज एक्सप्लेन द ब्रेस्ट विल बी इन द प्लेस ऑफ स्पॉन्ज, देन दे आर एक्सप्लेन दैट द अपर पैडल विल कम क्लोजर टू द लोअर पैडल, एंड जो भी नीचे आ जाएगा अभी आ रहा है तो उसका डिस्प्ले आ जाएगा और उसके ऊपर मैडम को पता चलेगा कि कितना कॉम्प्रेशन दिया है। अगर ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, कई बार ऐसा रहता है कि दर्द के वजह से ये कॉम्प्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो बात कर सकते हैं क्योंकि ये जो रेडियोग्राफर्स हैं वो पेशेंट के साथ हमेशा बात करते रहते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो कॉम्प्रेशन कम कर देते हैं। अभी ये हो गया सीसी। इसके बाद अभी देखेंगे दूसरा व्यू कैसा लेते हैं। दूसरा व्यू के लिए मशीन का एडजस्टमेंट 45 डिग्री टर्न हो गया और ये हो गया ऑब्लिक में। अभी देखेंगे ये ऑब्लिक कैसा लेते हैं। अभी कॉम्प्रेशन देना चालू हो गया। मैडम ने फुट स्विच ऑपरेट करके कॉम्प्रेशन दिया है। जब एडिक्वेट कॉम्प्रेशन हो गया तो मीटर पे उसका कितना कॉम्प्रेशन है उसका पता चला। और तीसरा ये भी पता चला कि अगर वो कॉम्प्रेशन
एडिक्वेट है इसलिए मशीन बंद हो जाता है, तो कॉम्प्रेशन देना बंद कर देता है, दोनों भी हो जाती है। कितना कॉम्प्रेशन पता चलता है, उसके बाद मशीन भी बंद हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्रेशन नहीं पड़ता, ज़्यादा दर्द नहीं होता। अब ये तीसरा जो है ये लैटरल है, ये 45 डिग्री और मशीन घूम गया। ये 3 व्यूज़ लेते हैं। इधर भी सेम प्रोसीजर है, जब पेडल दबा देंगे तो कॉम्प्रेशन हो जाएगा, जो भी कॉम्प्रेशन है वो मीटर पे दिख जाएगा। एडिक्वेट कॉम्प्रेशन आने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाएगा और उसके बाद एक्सपोजर लिया जाएगा। जैसे भी एक्सपोजर लिया जाएगा कॉम्प्रेशन अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें रहती है वो टोटली ऑटोमेटिक ही रहती है। अभी देखेंगे मशीन के कौन कौन से कंट्रोल रहते हैं। एक तो रहता है ऑन ऑफ का रहता है, दूसरा ये ऑन ऑफ का होने के बाद ये एक्सपोजर का है। जब एक्सपोजर आप देते हैं तो अपने आप कॉम्प्रेशन रिलीज हो जाता है एक्सपोजर होने के बाद। केवी, ये लो केवी दिए जाते हैं 25 to 35 मैक्सिमम, हमेशा 25 to 30 पे ही आते हैं। ऑकेजनली 35-40 केवी सेकेंड ज़्यादा दिए जाते हैं। इसकी वजह से ये ट्यूब ज़्यादा हीट होता है, बड़ा रहता है और डिफरेंट तरीके का रहता है। उसके बाद उसको फिल्टर्स भी रहते हैं। जो फिल्टर्स रहते हैं वो अलग अलग तरीके के रहते हैं, मगर वो ज़्यादातर रूटीन मैमोग्राम लेने के बाद अगर रेडियोलॉजिस्ट को लगा तो ही फिल्टर बदल के फिर मैमोग्राम किया जाता है। अभी देखेंगे मैमोग्राम्स यानी कि एक्सरे कैसे दिखते हैं। ये जो पहला है ये सीसी है, क्रैनियल कॉर्ड। इसमें कॉम्प्रेशन देने की वजह से ब्रेस्ट स्प्रेड आउट हो गया है। स्प्रेड आउट होने से क्या होता है, अगर फैट में छोटा सा भी लीजन है तो उसमें कॉम्प्रेशन की वजह से अच्छी तरह से दिखता है। तो क्लैरिटी, अगर छोटा भी लीजन है तो दिखता है। और दूसरा हम कैल्सिफिकेशंस डिटेक्ट करते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है क्योंकि उसमें थिकनेस बेस का कम रहता है, स्प्रेड आउट रहती है और उसमें लीजन्स ठीक तरह से दिखते हैं। ये उसके क्राइटेरियाज हैं कि जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी तरीके से वो होना चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये सब मसल्स वगैरह जो दिए हैं, पेट्रोल मेजर वगैरह, उनका कई बार दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते। ये दूसरा है ऑब्लिक, नीचे के मशीन पोजीशन भी देखिए आपने, एक्सेस भी देखे। ये मीडियो लैटरल ऑब्लिक, ऑब्लिक है क्योंकि मशीन देखिए कैसा है, 45 डिग्रीज पे है। तो ये ऑब्लिक में हमें अगर कुछ एक्सिला में प्रॉब्लम है तो वो दिख जाता है। ये व्यू थोड़ा टेक्निकल लेने के लिए डिफ़िकल्ट है, मगर अगर ठीक तरह से नहीं आया तो एक्सिला के फाइंडिंग्स मिस हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरे है और उसमें मसल प्लेन ठीक तरह से दिखनी चाहिए। ये इसका मेन क्राइटेरिया है। और चौथा जो है वो MLO पोजीशन है, लैटरल ऑब्लिक। आपने अभी देखे कैसे तरीके से एक्सरे हो जाते हैं, कैसे तरीके से लेते हैं। और हमने ये भी देखा कि पेशेंट को इसमें कोई भी दर्द नहीं होता। अगर दर्द हो गया तो आपके सामने टेक्नीशियन है, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे कॉम्प्रेशन रिलीज करवा सकते हैं। तो इसी से आपको इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हम देख रहे थे मैमोग्राफी कैसी की जाती है। हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन है। अगर आपको मैमोग्राफी क्यों बोली जाती है अगर चाहिए तो उसके लिए वीडियो अलग है। अगर आपको मैमोग्राफी कैसी की जाती है पहले चाहिए तो अभी ये आपके लिए है। और मैमोग्राफी होने के बाद जिसको सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं वो कैसी करनी है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी अलग वीडियोस है। ये सभी वीडियोस की लिंक नीचे दी हुई है। तो अभी हमने जो देखा वो मैमोग्राफी मशीन कैसा काम करता है, हाउ द मैमोग्राम्स आर टेकन, कैसा लिया जाता है वो देखा हमने। तो आपके मन में अगर डर है कि उस समय कुछ तकलीफ होगा, कुछ दर्द होगा, तो अभी आपको पूरा तरह से जानकारी मिल गई है कि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से आपके मन में अगर कुछ डर है तो निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्रेस्ट की बीमारियां खतरनाक नहीं होती। और दूसरा, ये जो मैमोग्राफी की जाती है वो बीमारी है इसलिए ये नहीं है कि आपको बीमारी होनी चाहिए बाद में ही मैमोग्राफी करेंगे, जिसको हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी बोलते हैं। मगर ये अगर दूसरी देशों की बात की
तो वहाँ एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के तौर पर किया जाता है। यानी कि ये जब आपका 40 ईयर क्रॉस हो जाएगा उस समय से आपकी ये जांच चालू हो जाएंगी। ये आमतौर पर लोगों के लिए है, मगर कई जो लोग हैं इनके लिए अलग भी शेड्यूल बनाया जाता है। तो अगर इस तरीके से स्क्रीनिंग मैमोग्राफी चल रही है तो उसमें से आपने मैमोग्राफी करवानी चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी बहुत से अर्ली स्टेज में है तो वो पूरी ठीक हो सकती है। यानी कि रेडिकल रिमूवल जिसको बोलते हैं कि पूरी तरह से हम बीमारी कब निकाल सकते हैं, जब वो बहुत ही अर्ली स्टेज में है। तो ये डर मन से निकाल लो कि मैमोग्राफी की तो कुछ बड़ा निकलेगा और नुकसान होगा। नुकसान तो मैमोग्राफी न करने से है, क्योंकि ये जो छोटी बीमारी थी वो बड़ी बीमारी बनने वाली है। तो इसके लिए एक अच्छी चीज़ है कि एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, यानी कि आपको तकलीफ है या नहीं, एक फिक्स उम्र, ये जो कभी से मैमोग्राफी करनी चाहिए, इसका एक अलग शेड्यूल है जिसको अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी में दिया है। इस कॉलेज ने कौन से कंडीशन में, कौन से स्थितियों में, कौन से उम्र से जांच करवानी चाहिए, इसके बारे में दिया है और ये हमारे एक वीडियो में भी हमने कवर कर दिया है। वो आप जरूर देखिए और पता कर दीजिए कि आपको कब से मैमोग्राफी चालू करनी है और ये जो ब्रेस्ट कैंसर या बड़ी बीमारी बोलते हैं उससे छुटकारा पाना चाहिए। मुझे गारंटी है कि आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी जरूर मिलेंगी, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखने वाले हैं। तो किस्मत भी आपकी जरूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना। टेक केयर, गुड बाय। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे दूसरे वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू।